हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? विवेक, शिवानी, सविता, वंशिका, आयु, सौरभ, रॉक, ओम, हरिओम, शिनल, जय हिंद, कुमकुम, सुभाष, शुभम, भानु, रितु, विवेक सिंह, चंदन, औचित्य, सभी को गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? हम भी एकदम ठीक हैं। चलो, ये वाला सवाल आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, ये बताओ मुझे तो। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया सब लोगों ने? 6 दिन इसका आंसर कोई दे रहे हैं। किसी ने 6 दिन कमेंट करा है, कोई कह रहा है 5 वाले भी हैं, लेकिन 6 वाले ज्यादा लोग हैं। विवेक कह रहे हैं सर 6 दिन तक के लिए एकदम कंफर्म है। बहुत अच्छी बात है यार। देखो, आंसर मुझे पता नहीं है, अभी मिलकर सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, चलो, हम एक छोटा सा काम करेंगे। आपको मैंने कल भी बताया था, मैं उस चीज को वापस आपको याद दिलाता हूं। हमारे पास जगह की बहुत ज्यादा कमी है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। इन्होंने कहा कि 4 गाय को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के खेत के चारों ओर, यानी 28 मीटर की जो है भुजा है, तो ऐसे भी 28 है और ऐसे भी क्या है, 28 है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं, है ना। तो हर प्रकार से देखोगे तो 28 है। 4 गाय को आपने बांधा है ताकि प्रत्येक गाय आसन्न कोणों में बंधी 2 गाय को छू सके। अब ये 2 गाय को छू सके का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सेम वही बातें जो कल हमने करी थी, कि भाई एक गाय इतनी घास खा ले, है ना। एक गाय जो है, मतलब एक ऐसी घास खा ले, एक ऐसे घास खा ले, एक ऐसे घास खा ले और एक ऐसे घास खा ले। तो एक गाय जो है वो 2 गायों को छू सकती है, ये इन दो को छू सकती है, ये इन दो को छू सकती है ना। बस यही बात है। और अंदर वर्गाकार छोर के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गाय की पहुंच में थी, उन्हें 22 दिन तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी। वह घास जो गाय की पहुंच के बाहर है, अब इनके पहुंच के बाहर कौन सा क्षेत्र होगा? ये वाला, है ना। इनके पहुंच के बाहर कौन सा क्षेत्र हो गया? ये वाला। तो आपसे कहा है खिलाने के लिए पर्याप्त होगी। यदि उसे कोई काट ले और इन्हें खिलाए तो कितने दिन वो चल जाएगा? सवाल समझ में आया आपको? जितने क्षेत्र में गाय बंधी है और जो वो खा सकती है, वो 22 दिन का पर्याप्त हो चुका है। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है, अगर इसकी घास काटकर गाय को खिलाई जाए तो वो कितने दिन तक चल जाएगी, ये आपसे पूछा है। और आपको याद होगा कल हमने सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उसके कंपैरिजन में, तो मैं आपको इसको भी अभी बताता हूं। यहां पर हम मिश्र अनुपात यानी चेन रूल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए कैसे। एक बात बताओ, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, और ये चारों मिलके आपको याद है कि अपने आप में एक पाई आर स्क्वायर बनेंगे। पूरे वर्ग की घास कितने दिनों तक चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन इन गायों ने जितना घास खाया वो कितने दिन चल गया? 22 दिन। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितने दिन चलेगा नहीं पता, लेकिन चारों गाय ने जो खाया वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, जो 22 दिन चला। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग की ईच साइड, प्रत्येक भुजा 28 है। इसका क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। अब इन्होंने 28 मीटर लंबी भुजा है, अगर यहां से यहां तक की भुजा ये पूरी 28 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? इसका आधा मतलब यहां से यहां तक की भुजा कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, यानी गाय की जो रस्सी की लंबाई है, क्योंकि गाय ऐसे जाए या कैसे भी जाए वो जा पाएगी तो 14 ही।
तो 14 उनकी रस्सी की लंबाई हो गई। तो वर्ग का इससे मुझे मिल जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने दिन की घास है कि हम गाय को खिला सकते हैं। कितने दिन की उन्होंने खाई, तो वो हो गई 22 दिन की। बस इतना सा सॉल्व करेंगे और उसके बाद आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आगे भाई, आपने 14 दुनी 14 दुनी 2 से कैंसिल हो गया, ये 11 बार, ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, आपको इतना पता है। और यहां 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 2 का दुगना 4, 4 इंटू 7 28। तो मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 28। हमारे पास 28 दिन की घास उपलब्ध है, 28 डेज की घास उपलब्ध है। उसमें से कितने दिन की हम खिला चुके हैं, 22 दिन की। तो हम कितने दिन की खिला सकते हैं, तो आंसर आएगा 6 दिन। अब बताओ भाई, समझ में आया? हम्म। ठीक है, कौन दिक्कत परेशानी? इसको मैं एक बार आपके लिए स्पष्ट लिख देता हूं, है ना। मैंने क्या कहा कि पूरे वर्ग की घास खाओगे, मतलब खाओगे तो नहीं, खिलाओगे, कितने दिन चलेगा नहीं पता। पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब हो गया 22/7, और त्रिज्या यानी रस्सी की लंबाई, तो ये 22 दिन चलेगा। तो x की वैल्यू आई 28, हमारे पास 28 दिन की घास है, 22 दिन की खिला चुके हैं, 6 दिन की और बची है। इसी बात पर अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं आप और हम सभी। आइए, पढ़िए भाई, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। और आज हम सर्कल को भी खत्म करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज हम ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज और चतुर्भुज की तरफ भी चल देंगे। पढ़ो सवाल को ध्यान से। हाँ जी, देख लिया। चलो, आपसे कहा है दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ए, ये ए है, ये पी है, ये सी है, ये क्यू है ना। ए पी सी क्यू में एक वर्ग ए बी सी डी है, ए बी 16 है। देखो, इन्होंने पहले तो कहा कि एक वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। और ए से लेकर बी तक की वैल्यू 16 है, तो ऐसे भी 16, ऐसे भी 16, हर तरफ से 16 16। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और इन्होंने एक बात और आपसे कह दी कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना। तो अब मेरी एक बात समझो, पहले इन्होंने कहा कि एक चतुर्थांश है, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रेंट है ना, पूरे वृत्त वृत्त का एक चौथाई भाग है।
तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें 4 का भाग दे दूं तो इस पूरे टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसमें से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये जो छायांकित भाग है ये मुझे पता चल जाएगा। बताओ, ठीक है यहां तक? चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी बात यहां पे मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि ये जो यहां पे नीली लाइन खींच रहा हूं, ये इस वृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगी और इस वर्ग के लिए विकर्ण का काम करेगी, हाँ या ना? ये जो नीली रेखा आपको दिख रही है, ये इस वृत्त के लिए क्या है? इस वृत्त के लिए रेडियस है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, रेडियस। लेकिन इस वर्ग के लिए डायमीटर का भी काम कर रही है, सॉरी डायगोनल का भी काम कर रही है, विकर्ण का भी काम कर रही है। तो अगर मैं विकर्ण पता लगा लूं तो मुझे त्रिज्या भी पता चल जाएगी। तो एक बात बताओ, वर्ग की भुजा आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 16। तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। तो अगर ये 16 है तो ये जो नीली रेखा आपको दिख रही है विकर्ण, ये कितना हो जाएगा? 16√2। अगर भुजा 16 है तो विकर्ण क्या हो जाएगा? 16√2, 16√2। ये हमारी सबसे बड़ी जीत हाथ में आ चुकी है। और जैसा मैंने कहा कि जो त्रिज्या है वही विकर्ण है ना? अब देखो, पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 3.14 यूज करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। 22/7 यूज नहीं करना, उन्होंने खुद कहा कि 3.14 यूज करना। तो ठीक है, कर लेते हैं। आर क्या है भाई? आर आपके पास है 16√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 16 है, तो इसको कर देते हैं 16 का वर्ग। क्लियर? अब एक चीज सोचो, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कॉमन निकल गया, 16 का वर्ग निकल गया कॉमन। यहां पे बचा 3.14 बटे में 4 इंटू √2 का वर्ग कितना हो गया? 2। और यहां से कुछ नहीं बचा, मतलब 1। 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कॉमन, 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 2 से ये कैंसिल हुआ 2 बार, और 2 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2 एकम, 2 पंजे और 2 सते, -1। फिर आ गया ये 2.56, सॉरी 256 इंटू, इसमें से ये गया तो आपको मिल गया 0.57। अब अगर हम यहां पे देखें तो एग्जैक्ट 6 7 42, यानी आखिरी अंक आपका क्या आना चाहिए? आखिरी अंक आपका 2 आना चाहिए। देखो, 6 और 7, 42 का 2, लास्ट में 2 आना चाहिए। लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका बहुत ही आसानी से काम हो गया। आया पूरा खेल समझ में? हम्म। ठीक है, 4 कहां गया? √2 का वर्ग, √2 का वर्ग करोगे तो 2 आएगा, और 4 नीचे है, 2 से कट गया 2 बार, 2 से उड़ाया 1.57। चलो आगे। पढ़िए।
ये वाला तो आप लोग कर सकते हो। आपको इस बार मैं एक नई चीज भी सिखाऊंगा। इन्होंने कहा है दीर्घ त्रिज्या खंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजर सेगमेंट, और एक होता है लघु त्रिज्य खंड, जिसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो मैं आपको दीर्घ और लघु दोनों बातें भी समझाता हूं। तो एक छोटा सा त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड की जब भी बात आए तो केक का पीस याद कर लिया करो। यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये। अब एक चीज यहां पे बहुत ध्यान से देखना, यहां पर कौन से कलर से दिखाऊं इससे, ये जो आपको दिख रहा है पूरे वृत्त की परिधि पर, ये जो इतना हिस्सा है ये कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड। भाई आपने केक को काटा तो केक के फिलहाल दो पीस हैं। अगर सोचो कि मैं इतना पीस निकाल दूं तो ये बड़ा पीस बचेगा, बोलो हां या ना। अगर मैं इतना पीस खा लेता हूं, जो कि मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं अभी डाइटिंग पे हूं, लेकिन अगर इतना मैं खा लूं तो इतना पीस बचेगा, ये आप लोगों का। तो जो केक का पीस मैंने खाया ये है लघु, और जो बचा वो है दीर्घ। जो खा लिया वो माइनर सेगमेंट, जो बचा वो मेजर सेगमेंट। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने आपसे पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड का परिमाप। दीर्घ त्रिज्य खंड का परिमाप मतलब ये दोनों तो आएंगे ही, लेकिन इसको लेना है, ना कि ये वाला। इसका प्लस ये वाला, इसका पूरे का परिमाप आपको बताना है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो वापस डायग्राम की खूबसूरती को ले आते हैं। ये हो गया। तो आपको क्या बताना है समझ में आया? आपको यहां से लेकर ये वैल्यू, ये दोनों, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, और इसके बाद ये पूरा बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, तो ये आर है ये आर है, तो ये हो गया आपका 2r। ठीक है, पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है? पूरा सरकमफेरेंस होता है 2πr। पूरा कोण होता है 360। 360 में से अगर अंदर 75 है तो बाहर कितना? 360 में अगर अंदर 75 है तो बाहर कितना? अगर ये 75 है तो 360 में से 75 गया तो बचा कितना? 285। तो मुझे 285 के हिसाब से बताना है कितने अंश का कोण होगा, उस हिसाब से परिमाप निकलेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो आप देखो 2r और 2r कॉमन निकल जाएगा, तो 2r को कॉमन ले लेते हैं। यहां पे बचा 1, यहां पे 2r निकल गया तो क्या बचा? पाई। पाई का मतलब होता है 22/7। 285 और 360 15 से कैंसिल करके देखें क्या। ठीक है, अगर 15 से उड़ाएंगे तो 15 एकम, और 15 इंटू 7 135। 15 से उड़ाया, 15 दूनी 30, 15 इंटू 4 60। तो ये आ गया आपका 17/24। ठीक है, और 2r, तो r की वैल्यू कितनी है इन्होंने पहले दी है, 12 मीटर की त्रिज्या है, तो r हो गई आपकी 12। ये हो गया 1 प्लस, यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर दो। अच्छा, इन्होंने 24+5a, 24+19 अल्फा, 24-19 अल्फा, अच्छा ऑप्शन इस प्रकार से इन्होंने दिए हैं, है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो, इन्होंने अल्फा या पाई इन सब का मतलब एक ही होता है। तो इन्होंने ना पाई की वैल्यू यूज नहीं करी, इन्होंने पाई को पाई रहने दिया, पाई को इन्होंने टच नहीं किया, और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका 17/24। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 1+17 पाई और बटे में 24। ठीक है, ये हो गया आपका 12 का दुगना 24, 24 एकम 24 प्लस ये, तो ये हो जाएगा आपका 24+17 पाई, और नीचे भी कितना आ जाएगा? 24। तो 24 से आपका 24 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा?
एक मिनट, यहां पे 17 नहीं आएगा ना, 19 आएगा। मैंने 15 105 लिख दिया है, इसको 19 करेंगे हम। आप लोग कमेंट में ही बता रहे होंगे लेकिन मैंने देखा नहीं है ना। ये 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा, 24 से 24 कट गया, तो आपके पास आ गया 24 प्लस 19 पाई। ये आपका आंसर है। पाई को उन्होंने अल्फा कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे भी सॉल्व करोगे आखिरी में 24 कॉमन निकल ही जाएगा। अच्छा एक मिनट, फिर से मैं बोल दूं, माइक बंद हो गया था। ये हो गया 2r, पूरे 2 पाई r का ये है 285 आउट ऑफ 360, बस इतना सा हमने सॉल्व किया है। यही बात मैंने बोली थी। मैं सिंगापुर कब जा रहा हूं शिवानी जी, अभी बताता हूं मैं लास्ट में सब कुछ। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात देखो। बाहरी और आंतरिक परिधि, तो बाहरी परिधि 2 पाई r, आंतरिक परिधि 2 पाई स्मॉल r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जो 17:15 है। तो आपको पता चल गया बाहर की परिधि, बाहर की त्रिज्या और अंदर की त्रिज्या। पथ की चौड़ाई 40 मीटर है। आपको कल भी बताया था कि दो सर्कल होते हैं, चौड़ाई हमेशा क्या होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटाएंगे, वही चौड़ाई होती है। तो अंतर लेते हैं, इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। जबकि जबकि रास्ते की चौड़ाई में कितने का अंतर है, 40 का। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, तो आंतरिक त्रिज्या यानी 15 का गुणा कर देंगे, 2 से कटेगा 20 बार, 15 दूनी 30, यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, 300। यस याचना। हम्म। ओ मेरे भाई, 20 फीट ही था। पानी दूर से देखने पे कम गहरा लगता है, कभी उतरोगे तो पता चलेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था कि भैया जिनको भी 20 फीट पे संदेह आ जाओ तुम्हें नपवा देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में।
चलो क्लियर है सबको। चलो आगे। पायल कह रही है सर आप रोज एक से एक रंगोली बना रहे हो। पायल जी अभी 1-1.5 महीने रंगोली ही बनती रहेगी डिजिटल बोर्ड पे, पूरा डायग्राम्स का ही खेल है। हम्म। चलो सवाल को पढ़ो भाई। दो वृत्तों का व्यास 6 और 10 है, केंद्र के बीच की दूरी 8 है। दोनों वृत्त के लिए खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करिए। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा, बट मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। ये प्रश्न ज्योमेट्री का ज्ञान अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। पढ़ लिया? देखो आप ऐसे समझो कि ये एक सर्कल है जिसकी एक का व्यास 6 है और एक का व्यास 10 है, यानी एक छोटा है और एक बड़ा है। तो मैं एक बड़ा भी बना लेता हूं। अब मैं दोनों को टच क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, हालांकि आप पहले से टच नहीं कर सकते, बट मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि ये टच होंगे। इसका व्यास 6 है यानी त्रिज्या 3 है, इसका व्यास 10 है यानी त्रिज्या 5 है, रेडियस 5 है। तो जो ये छोटू सा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 3। ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 5। तो इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, और इन दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी है 8। और इन्होंने भी कहा है कि दोनों के केंद्र की दूरी कितनी है 8। ये 8 दूरी तभी आ पाएगी जब दोनों जुड़ेंगे, दोनों चिपके रहेंगे, तभी होगा, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन टेंजेंट। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब होता है ऐसी कितनी रेखाएं हैं जो दोनों को टच कर सकती है। ऐसी कितनी रेखाएं हैं जो दोनों को टच कर सकती है, ऐसी कॉमन स्पर्श रेखाओं की संख्या पता लगाएं, कॉमन टेंजेंट पता लगाएं। तो ये एक हो गई भाई। कौन सा कलर यूज करूं, ये कर लेता हूं। एक ऐसे बन सकता है, एक स्पर्श रेखा, एसी रेखा, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, जो दोनों सर्कल्स को, दोनों वृत्त को स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। तो ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ऐसी 3 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ऐसी 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दोनों को टच करे, इसलिए आंसर आएगा 3। बस इसके अलावा आप ऐसी कोई सी रेखा नहीं बना सकते जो दोनों सर्कल्स को टच करे, दोनों वृत्त को टच करे। तो ऐसी 3 स्पर्श रेखाएं कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। कोई बात नहीं, जय हिंद। ठीक है, चलो
निम्नलिखित छवि में कोने का आयत आकार में 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु आयत के कोने पर 10 ए पर भी पाया जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखो भाई, बड़ा ही साइंटिफिक क्वेश्चन है ये। आपको यह समझना है कि यहां पर जो आयत है, इसकी इन्होंने लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। इसकी इन्होंने कही है कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? इसकी चौड़ाई 20 है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? इसकी चौड़ाई 20 है और इसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई कितनी है? 10 है। अब हम यहां पे इस वृत्त की बस इतना ही बोला है और आपसे बोला है अब अब कुछ भी करो, हमें त्रिज्या बताओ। ठीक है, अब देखो, हम यहां पे बहुत ही खतरनाक वाला दिमाग लगाएंगे। ये हो गया केंद्र, वृत्त का केंद्र, है ना। अब हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज क्रिएट करने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये जो है, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? आर, और ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या दिमाग लगाएंगे। देखो, अगर मैं ये पूरी रेखा बनाता हूं, फुल स्क्रीन कर लेना, मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा और बहुत बारीकी से देखने का खेल है। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या कहलाएगी? त्रिज्या, यानी आर। लेकिन अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 होगा। यहां से यहां तक 10 होगा, यानी ये पूरा आर है। लेकिन ये 10 है तो ये भी 10 है, तो केवल यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? आर माइनस 10। ये पूरा आर है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 है, तो ये इतना हिस्सा कितना होगा? आर माइनस 10 होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां से यहां तक को मैं क्या कहूंगा? आर माइनस 10। ठीक इसी प्रकार सोचो, ये भी पूरा क्या है? ये पूरा आर है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो पूरा आर है, लेकिन ये 20 कम हो गया, तो यहां से यहां तक क्या बचा? आर माइनस 20। और अगर आर माइनस 20 यहां है तो आर माइनस 20 वहां भी होगा। बस यही सबसे बड़ा काम था भाई। तो यहां से यहां तक क्या हो गया? आर माइनस 20। तो अब देखो क्या स्थिति बन गई। ये त्रिज्या आर है, एक आर माइनस 10 है और एक आर माइनस 20 है। बस इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और काम खत्म। ठीक, चलो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आर स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 20 हो गया 40, और बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। 10 आर और 2 यानी 20 आर। ठीक है, ये जब इधर जाएगा तो एक कट जाएगा। ओके, तो इधर एक तरफ क्या बचेगा? शून्य। यहां पे आ गया आर का स्क्वायर, 400 और 100 हो गया, 40 और 20 हो गया 60 आर। 400 और 100 कितना हो गया? 500 हो गया। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मुझे दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने घटाने पे 60 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आ जाए? 50 आ जाए। तो आप तत्काल दिमाग लगाएंगे कि सर 60 और 500 लाना है ना, -50 और -10। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो -60, और इनका गुणा होगा तो 50 और 10 500, माइनस माइनस प्लस। लेकिन जो फाइनल वैल्यूज मानी जाती है वो जस्ट उल्टी हो जाती है। -50 को +50 मानेंगे, -10 को +10 मानेंगे, यानी ये आर की वैल्यूज हैं। यहां पे त्रिज्या की दो दो संभावनाएं आ रही है, दोनों आंसर हो नहीं सकते, कोई एक ही ऑप्शन में आएगा, और 50 आपके पास ऑप्शन में है। तो आंसर आ जाएगा 50।
आया मजा? देखो, इसमें धैर्य बहुत रखना पड़ेगा इस चैप्टर में, और रेगुलर रहना पड़ेगा। आपने अगर एक दिन भी छुट्टी मारी, कुछ भी क्लासेस आपने मिस करी, तो आपको उसी दिन से चैप्टर पढ़ना बंद कर देना है। ये मजाक नहीं है, और हंसी मजाक में आप इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते। सीरियसली पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, क्योंकि अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब सीरियस वाले हैं। बिल्कुल मजाक मस्ती नहीं चलेगी। आप सोचो कि बस अपने घर का राज है, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़ लिए, आपको ये एडवांस मैथ्स इतनी दूर उठा के फेंकेगा ना कि वापस नहीं आ पाओगे अपनी जगह पर। इसलिए आंख से मत खेलो, चुपचाप रोज पढ़ो और 2 बार रिवीजन करो, तब ये चीजें बनेंगी। आप एडवांस को हल्के में मत लेना, पहले ही बता रहा हूं मैं। यही वो सेक्शन है जो लोगों को लटका देता है, इसलिए गलती नहीं करना। सीरियस हो जाओ, और नहीं तो छोड़ दो अभी भी टाइम से। कुछ दूसरा काम धंधा ढूंढ लो, मजदूरी वाला, और नहीं तो पढ़ लो चुपचाप। मैंने पहले भी कभी आपसे कहा है, टॉक सेशन में भी कहा था, आप अभी दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं, और वो काम कौन सा है पता है? पढ़ाई। दुनिया का सबसे आसान काम है। और अगर जिसको ये टफ लगता है ना, वो पढ़ाई का काम को छोड़ के कोई भी काम करके देख ले। आप चंद पैसे जरा कमा कर तो देखो, फिर पता चलेगा कि पढ़ाई आसान है या पैसा कमाना। तो एक साथ अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी सैलरी चाहिए, तो ये मेहनत कर लो। और नहीं तो 500 रुपए, 1000 रुपए में दिन भर किसी दिन मजदूरी करके देख लो, सब समझ आ जाएगा। मजदूरी का रेट 400-500 रुपए भी बहुत होता है पर डे। फिर समझ में आएगा कि भैया इससे तो 6-7 घंटे पढ़ लो, उसमें भला है। इसलिए आप दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं, इस बात पे गर्व होना चाहिए आपको। चलो आगे। मैंने आपसे बस इसमें यही कहा था कि यहां से यहां तक पूरा आर है, 10 कम कर दो तो R-10। यहां से यहां तक पूरा आर है, 20 कम कर दो तो R-20। बस फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। शुद्ध हिंदी में लिख लिख कर, लाइन खींच खींच कर मैंने आपको बताया था। आपका ध्यान रहता ही नहीं है, मजाक चल रहा है, मस्ती चल रही है। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 170 वर्ग मीटर के बराबर है। वृत्त का व्यास 14 है, यानी त्रिज्या आधी हो जाएगी 7। वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा? बता दो भाई। देखो, वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, दोनों का योग कितना है? 170। त्रिज्या 14 है, तो यह आ गया आपका 22/7, और त्रिज्या, व्यास 14 है, त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो 7 आ जाएगा 2 बार, प्लस ए नहीं पता है, और ये आ गया आपका 170। तो 7 से एक 7 गया, ए का स्क्वायर 170, 22 का 7 गुना 154 इधर गया, तो 170 में से 154 गया, तो 60-70 यानी बचा 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 4। भुजा की लंबाई कितनी है? 4। आपसे कहा है वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। का अनुपात बताओ। तो ये 2 आ गया, 22/7 आ गया, त्रिज्या 7 आ गई, ये 4 आ गया, और भुजा भी कितनी है? 4 है। 7 से 7 गया, 2 से ये 2 बार गया, 2 से ये 11 बार गया, इधर बचा 11, उधर बचा 4, आंसर आ गया 11/4, सी। 11 और 4 आंसर देने वालों को बधाइयां।
चलिए और आगे। ये अगेन ज्योमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट है, आप इसको शायद नहीं कर पाएंगे, समझने के बाद आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान था, इसलिए चिंता ना करें, सिर्फ इसको पढ़ें। बाकी मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसमें। और शायद ये आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर हमारे फॉर्मूले आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखो इसको पढ़ लो जल्दी से। हाँ जी, देख लिया। देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर सर्कल हो तो आमने सामने की भुजाएं सेम हो, मतलब योग बराबर होता है। जो योग E का और G का होगा वही H का और F का होगा। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो A से लेकर B तक और D से लेकर C तक का योग B से लेकर C तक और A से लेकर D तक का सेम होता है। ये ज्योमेट्री में हम सीखेंगे, ये उसी का क्वेश्चन है, पर अब आ गया है तो कर लेते हैं, है ना। आमने सामने की भुजाओं का योग सेम होता है। तो आपसे कहा है कि A से B तक 6 है, C से D तक 3 है, B से C तक 7.5 है, तो A से D तक क्या होगा? 6 और 3 9 में से 7.5 गया तो आ गया आपका 2.5, 2.5। यहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है और आपको पता है कि अपने घर का काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको 2.5 करके आंसर लगा देंगे। लेकिन ऐसा आप एग्जाम में नहीं कर सकते ना। अरे 2.5 बोल रहा हूं यार, सॉरी 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 सॉरी, 1.5 आएगा। 9 में से 7.5 गया तो 1.5 आएगा यार, सॉरी 2.5 नहीं 1.5। ओके चलेगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर। चल जल्दी से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हम बताते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक होती है अंतः त्रिज्या, एक बाहरी त्रिज्या। और फॉर्मूले में आपको दे रहा हूं, इनको पढ़ के आना सब लोग, लेकिन अभी समझ लो। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बने, किसी वृत्त के अंदर सर्कल बनता है, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है, तो उसकी त्रिज्या कहलाती है स्मॉल r, यानी अंतः त्रिज्या। और जब किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बनता है तो उसकी जो त्रिज्या कहलाती है वो कहलाती कैपिटल R, जिसको कहते हैं परित्रिज्या। अगेन ये ज्योमेट्री का पार्ट है, पर इसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों साथ साथ चलते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो क्या कहा मैंने? त्रिभुज के अंदर सर्कल बने तो अंतः त्रिज्या, त्रिभुज के बाहर सर्कल बने तो बाह्य त्रिज्या, परित्रिज्या। स्मॉल r अंदर, कैपिटल R बाहर। और इसके आपके कुछ फॉर्मूले हैं, फिलहाल आप याद रखें। अंतः त्रिज्या का मतलब होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में s का भाग दे दें। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर और s का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर अर्ध परिमाप का भाग दे देंगे तो अंतः त्रिज्या मिल जाएगी और आप कुछ भी निकाल सकते हो। यह फॉर्मूला सारे त्रिभुज में चलेगा, लेकिन दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनके अपने खुद के भी फॉर्मूले हैं। आधार और लंब को जोड़ के कर्ण घटा के आधा कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और यहां पे स्मॉल r कर लेंगे।
समबाहु त्रिभुज में भुजा में केवल 2√3 का भाग देंगे तो आपको r मिल जाएगा। जब प्रश्न आएंगे तब मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ देख लो कि हां ऐसा भी कुछ होता है। ऐसी परित्रिज्या जो मैंने आपसे कहा अभी कि जब किसी सर्कल के अंदर त्रिभुज हो तो इसकी जो त्रिज्या कहलाती है यह कहलाती है परित्रिज्या, यानी आउटर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, और इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का गुणा, तीनों त्रिभुज की भुजाओं का गुणा और 4 इंटू क्षेत्रफल। ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है यह दिखाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर तीनों भुजाओं का गुणा करके त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना कर दें तो हमें कैपिटल आर मिलेगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है भुजा में √3 का भाग दे दीजिए। समकोण त्रिभुज, जिसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, इसका फॉर्मूला था हाइपोथेनियस का आधा, कर्ण का आधा। याद रखना है, प्रश्न आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जल्दी से देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। पहला है आपका बेसिक त्रिभुज, नॉर्मल। कोई भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये कॉमन है। अब हम प्रकार पे चलते हैं। जैसे सबसे पहला है स्केलिन ट्राइंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। एक फॉर्मूला जो हर जगह लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सब में लगेगा। ठीक है, लेकिन आपने एक हीरोज फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। अगेन एस मतलब अर्ध परिमाप, तीनों भुजाओं का जो योग करके आधा कर दो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर मुझे इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो मैं पहला फॉर्मूला लगा लूं, और अगर मुझे आधार ऊंचाई नहीं पता है, तीनों भुजाएं पता है, तो मैं एबीसी का यूज करके यह फॉर्मूला लगा सकता हूं। स्कूल के जमाने में आपने याद किया होगा। ठीक है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। हो सकता है ये दो ए हो और ये बी हो, है ना। ये दो भुजाएं बराबर हो गई और एक अलग हो गई, तो इसका फॉर्मूला आपको यहां पर दिख जाएगा। मेरा सजेशन इसमें रहेगा कि आप ये फॉर्मूले याद करने के बजाय आप हीरोज फॉर्मूले से ही क्षेत्रफल निकालें, तो कुछ नया याद नहीं रखना पड़ेगा। हीरोज फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले एस निकाल लोगे तो 2 बार ए है और 1 बार बी है, और फिर वही अच्छे से लिख देता हूं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या आ जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी। इससे निकाल लो, तो इससे भी निकाल सकते हो, इनसे भी निकाल सकते हो। पर क्यों दो दो फॉर्मूले याद करें, हीरोज फॉर्मूले से ही क्षेत्रफल निकालो, बढ़िया रहेगा। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर हो। तो जब तीनों भुजाएं ही बराबर हैं तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। इसकी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, और परिमाप मतलब तो तीनों भुजाओं का योग। एंड लास्ट फॉर्मूला ट्राइंगल का, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है कि इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोथेनियस, इसको आधार कहते हैं यानी बेस, और इसको लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर। 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, और पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा ही। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हो, सब बचपन से पढ़ा हुआ है और एक बार पलटाओगे तो बन जाएगा। बाकी मैं आपको चतुर्भुज के फॉर्मूले कल समझाता हूं, आप इनको बस पढ़ के आइए। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, और समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। इन तीनों को कल मैं समझाऊंगा, लेकिन आप इनको पढ़ के आना और उसके बाद इनके प्रश्न हम लगाना चालू करेंगे। कल की क्लास के बाद आपकी आने वाले 3, 4, 5 दिनों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं फाइनली जा रहा हूं सिंगापुर। और घूमने का तो एक उद्देश्य है ही, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं जा रहा हूं। सुबह भी बताया था, आपको फिर बता रहा हूं कि दैनिक भास्कर ने हर साल एक लिस्ट बनाई है जिसमें चुनिंदा संस्थाओं को वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देते हैं।
तो मध्य प्रदेश से एजुकेशन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपका अपना विनर्स इंस्टीट्यूट का चयन उन्होंने किया है और इसका सम्मान समारोह सिंगापुर में होने जा रहा है। इसलिए वही हमें लेकर जा रहे हैं, वही लेकर आएंगे और वही सम्मानित भी करेंगे। तो परसों हम निकल रहे हैं, इसलिए कल क्लास होगी, उसके बाद फिर 4-5 दिन छुट्टियां होंगी, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा, फिर अपनी सारी क्लासेस यथावत चलती रहेंगी। ठीक है भाई। थैंक यू। बिल्कुल, काजू कतली लेके आएंगे सिंगापुर से, है ना। उनसे पेठा बनवा के लाएंगे सिंगापुर वालों से। ओके, तो इसीलिए मस्त आप भी आनंद लो, हम भी घूम फिर कर आते हैं, देखते हैं कैसा है सिंगापुर, फिर आपको बताएंगे। लगेज ढोने के लिए ले चलो, नहीं बहुत लोग हैं लगेज ढोने के लिए। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर कल शाम की क्लास में। सुबह भी मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, हैप्पी जर्नी के लिए धन्यवाद। बाकी कल मिलते हैं, कल सुबह मैं श्री से मिलवाऊंगा, कल सुबह पक्का, सुबह की क्लास में आपको कल श्री से मिलवाऊंगा मैं आखिरी में। सिंगापुर क्रिश गया था, अब आप जाओगे। हाँ, वही वाली जगह है। चलो भाई, थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल।